वेलकम यू ऑल इन माई यूट्यूब चैनल फुल ऑफ नॉलेज एंड अपडेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडीसी के इलेक्शन के रिलेटेड। जैसे आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में डीडीसी के इलेक्शन आ चुके हैं। आखिर उसमें क्या प्रोसीजर है, कैसे डीडीसी के कैंडिडेट इलेक्ट किए जाएंगे, वो किसको रिमूव करने वाले हैं, डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं, कब ये अमेंडमेंट हुई, सब चीज़ें जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992 अंडर पार्ट 9 और शेड्यूल 11 के अंडर ये आता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है कि पंचायती राज में जो है 3 टायर्स होंगे। फर्स्ट आ गया विलेज लेवल पे, और दूसरा आ गया ब्लॉक लेवल पे, और थर्ड आ गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब वही सेम प्रोसीजर जम्मू कश्मीर में हो गया है। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट 1989 में आया था। जो हमारा पंचायती राज एक्ट है वो 1989 में आया था। उसके बाद जो है पंचायती राज एक्ट के बाद जो है एक नया जो अब अमेंडमेंट जो है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट में 17 अक्टूबर को जो है अमेंडमेंट इन जो है पंचायती राज एक्ट 1989 आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये अमेंडमेंट आया उसमें जो है जो डीडीसी के इलेक्शन जो हैं इसके लिए जो है ब्लॉक थर्ड टायर के इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। जैसे सेकंड टायर का इलेक्शन लास्ट ईयर हो चुका है बीडीसीज का, जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के चेयरपर्सन्स बने हैं। वो जो हैं ग्राम पंचायत के सरपंचीज जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं फ्रॉम द विलेज लेवल, उन्होंने जो है इनको इलेक्ट किया है। अब जो है डीडीसी को जो है अंडर 1996 अमेंडमेंट एक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज 1996 में जो है इनको अब इलेक्टेड बाई डायरेक्टली इलेक्ट करने के लिए जो है ये अमेंडमेंट लाई है। वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जो है इस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि इसमें जो है आपको पता है कि इलेक्शन 28 नवंबर से स्टार्ट हैं, 8 फेसिस हैं और ये 280 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। अब आप सब डाउट में होंगे कि ये किस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनी हैं। हर डिस्ट्रिक्ट को 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ दी गई हैं, इरिस्पेक्टिव के उनको कोई पॉपुलेशन नहीं देखी गई है, सबको इक्वली दिए गए हैं। और कितनी पंचायत सीट्स पर हो रहे हैं, और पंचायत सीट्स के इलेक्शन जो हो रहे हैं ये पोल वो 13,241 पे हो रहे हैं। और अर्बन लोकल बॉडीज़ के 228, ये बाई इलेक्शन की भी मैंने आपको बता दिया। और जैसे ये अमेंडमेंट 1989 में भी आई और 1996 में, और ये इसलिए आए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल करनी थी। अब इसका मैं पूरा प्रोसीजर आपको स्टार्ट करने वाला हूँ कि क्या है ये। सबसे पहले क्या है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, व्हाट आर डीडीसीज। डीडीसीज ए स्ट्रक्चर विल इंक्लूड ए डीडीसी एंड ए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगी, एक प्लानिंग कमेटी होगी। अब ये पूरा है कि इसमें कौन से बंदे होंगे, क्या है। जेएंडके एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अमेंडेड, जब अमेंड किया 1996 को, ये क्यों किया कि इलेक्ट कर सके क्या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को भी इलेक्ट कर सके। अब ये काउंसिल डायरेक्टली इलेक्ट हो रही है। इसमें क्या प्रोसीजर है नेक्स्ट, द सिस्टम इफेक्टिवली रिप्लेस द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। पहले क्या होता था, जो डिस्ट्रिक्ट में एक प्लानिंग कमेटी होती थी और डेवलपमेंट बोर्ड होता था जिसका हेड जो है डिप्टी कमिश्नर होते थे, और वो क्या करते थे, डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम कैपेक्स बजट्स बोलते हैं, वो प्लान एंड बजट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये जो कंपोज कौन करेगा, इसकी बॉडी में कंपोजिशन में क्या है डीडीसी के, वो डिस्कस करते हैं हम। इसमें क्या है कि देयर की फीचर हाउवर इज डीडीसीज विल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट से होंगे रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने 20 डिस्ट्रिक्ट से जो है 14 जो है ईच पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से रखे हैं। जैसे देयर नंबर हैज़ बीन स्पेसिफाइड एट 14 इलेक्टेड मेंबर पर डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटिंग रूरल एरियाज। अब ये देखो जो 74th अमेंडमेंट है उसमें अर्बन एरिया, इसमें जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ का कोई भी रोल नहीं है, ये रूरल एरियाज़ का है। और इसके साथ जो है इस बॉडी में एमएलएस भी होंगे, और जो बीडीसीज के इलेक्टेड चेयरपर्सन हैं वो भी इस डिस्ट्रिक्ट की बॉडी के मेंबर्स होंगे। अब नेक्स्ट है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कि इनका टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है। इसमें जो है 5 ईयर होगा। जैसे मतलब एमएलए का टर्म जो है 5 ईयर होता है, कि उसके बाद जो फिर से री इलेक्शन होती है ग्राम पंचायत में, सेम जो इनका भी 5 ईयर है। इलेक्ट्रो प्रोसेस जो होगा वो सेम होगा। अब ये रिजर्वेशन की बात क्या है कि कैसे है, जैसे 73rd अमेंडमेंट कहता है कि देयर विल बी 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन, क्योंकि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें प्रेम्बल भी इक्वालिटी की बात करता है, इसलिए वुमेन्स को इक्वालिटी देने के लिए 33%। अब एससी और एसटीज़ के लिए रिजर्वेशन जो है ये 33% नहीं है। ये जो एरिया की पॉपुलेशन है, अगर उस पर्टिकुलर एरिया में डोमिनेंट है एसटी या एससीज, और उनकी पॉपुलेशन के बेस पे जो है उनको जो है रिजर्वेशन दी जा रही है। और अब नेक्स्ट बात ये आती है, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होगा, जो एडीसी जिसको कहते हैं, वो जो होगा डिस्ट्रिक्ट प्लान डेवलपमेंट काउंसिल का सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो इसको पूरे को लीड करेगा। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ ये आती है, द काउंसिल में क्या होगा कि वो लिस्ट 4 जनरल मीटिंग्स, एक साल में 4 मीटिंग्स करेंगे।
और हर क्वार्टर मीन्स हर 3 महीनों में एक मीटिंग पक्का होगी। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट विल बी द प्रोसेस ईयर ऑनवर्ड। अब इसके बाद क्या प्रोसेस होगा जब 14 बंदे इलेक्ट होंगे, उसके बाद उन्हें क्या करना है। जब ये 14 इलेक्ट होने के बाद ये डीलिमिटेड करके एक अपना चेयरपर्सन भी बनाएंगे और वाइस चेयरपर्सन भी बनाएंगे। अब क्या होगा कि जब इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं चेयरपर्सन भी बनाएंगे और वाइस चेयरपर्सन, जैसे उसमें एमपी भी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पर्टिकुलर एरिया। अब ये डेवलपमेंट क्यों हो रही है कि ग्रास रूट लेवल पे जो है जो प्लान से उनको एग्जीक्यूट किया जाए, फंड्स को जो है उसी तरह यूटिलाइज़ किया जाए। अब विद इन द थर्ड टायर वेयर द डीडीसी फिट इन। अब कहाँ पे डीडीसी, जैसे आपको पता है फर्स्ट टायर में पंचायत आ गया, सेकंड में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और थर्ड में आ गया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ये आप रिप्लेस, मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड को जो है रिमूव कर रहा है, जिसको पहले हेड करता होता था कौन, चीफ मिनिस्टर। अब जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। अब फॉर जम्मू एंड कश्मीर जैसे आपको पता है कैपिटल और उसमें जो चीफ मिनिस्टर हेड करता था, चाहे वो श्रीनगर में हो या जम्मू में हो। अब रहेगी लद्दाख की बात, क्या पहले लद्दाख भी था और क्या इसका भी कुछ ऐसा सिस्टम था? नहीं, लद्दाख में पहले से ही ले ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी और करगिल में भी, जिसके इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे और अब भी उसी तरह हो रहे हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि ये काम कैसे करेंगे और उस काम को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर विल बी डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, और एमपीज़ होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस एरिया के वो, और एमएलएज, और वो सभी जो हैं इस प्लानिंग बॉडी के मेंबर्स होंगे। और जो चेयरपर्सन होगा वो एमपी होगा उस कमेटी का। एक जो चेयरपर्सन होगा, एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन वो अलग है, लेकिन जो चेयरपर्सन कमेटी के होंगे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे और वो कमेटी के साथ डिस्कस करेंगे और कमेटी जो है उनको गाइड करेगी कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कैसे लाना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है और डेवलपमेंट कैसे हो, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर ब्लॉक्स की जो है कैसे डेवलपमेंट की जाए ग्रास रूट लेवल पे। क्योंकि जो हमारे 1947 से जो हमारी पॉपुलेशन है 60% जो है वो रूरल एरियाज़ में रहती थी, इसीलिए जो है ग्रास रूट लेवल पे रूरल डेवलपमेंट करना चाहती है गवर्नमेंट। इट वुड फंक्शन एज ए वर्किंग ग्रुप फॉर द फॉर्मुलेशन पीरियोडिक एनुअल प्लान्स। अब खुद से एक एनुअल प्लान्स बनाए जाएंगे जिनको फॉर्मुलेट किया जाएगा। अब इन प्लान्स में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें होते हैं बजट, जिसको कहते हैं हम कैपेक्स बजट, जिसमें जो है प्लान, जो नॉन प्लान बजट कौन से होंगे। अब ये नहीं कि जो बंदा ऑफिस में बैठ के बोल देगा बस आज ये घर इधर ये बिल्डिंग बनानी। जो लोगों की डिमांड होगी उस एरिया की, उस डिमांड को सुनते हुए जो है इस काम को एग्जीक्यूट किया जाए। किस जगह स्कूल्स की ज़रूरत है, किस जगह हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, किस जगह जो है रोड्स की ज़रूरत है, उन सभी नीड्स को समझते हुए जो है जो रूरल एरियाज़ में लोगों की पब्लिक डिमांड है उसको समझते हुए ये बजट और प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब नेक्स्ट है कि क्या इससे कोई डिप्टी कमिश्नर की कोई लेवल कम हुई या कुछ ऐसा नहीं है। जैसे डीसी की जो पावर होती है वो सेम ही है, बस ये क्या करेंगे, ये हेल्प करने के लिए, जैसे डीसी एक सिंगल आदमी है, ये उसके साथ हेल्प करने के लिए पावर में आ गए। अब ये नहीं है बस इतना था कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और डेवलपमेंट बोर्ड्स में जो है सीएम हेड करता था, उसको लीड करता था। अब ये जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्योंकि वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है डिप्टी कमिश्नर। अब ये जो है लेजिस्लेटिव बॉडी है कौन सी, और इस ये लॉ बनाती है क्योंकि इन्हीं के कहने पे लॉ एग्जीक्यूट होता है। अब जो है मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का इसमें ये रोल है, वो देखेंगे क्या जो ये डिमांड्स हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्लियर हैं, वो लोगों के हिसाब से हैं, क्योंकि ये भी डायरेक्टली इलेक्ट हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल ये है। और अब इसमें कुछ बात करेंगे कि फ़ंड्स के बारे में, कि फ़ंड्स किस बेस पे आ रहे हैं। ये जो फंड्स हैं, फंड्स कोई स्पेशल नहीं कि ये कोई स्कीम है एमजी नरेगा की तरह, ये सेम एक बॉडी है कि ग्रास रूट लेवल पे जो है एक डेवलपमेंट हो सके और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सके उस एरिया की, उसके लिए ये सब किया जा रहा है। अब सेंटर का क्या है, सेंटर का ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बिहाइंड के, ये स्ट्रक्चर नया जो बनाया है इसके बिहाइंड जो सेंटर ने क्या सोच रखी है। अब जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इसमें एक थर्ड टायर, क्योंकि सेकंड टायर तो ला दिया था लास्ट टाइम, और थर्ड टायर जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक अमेंडमेंट लाई जिसमें जो है हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को इलेक्ट कर सकें, उसके लिए ये सब काम किया गया। अब गवर्नमेंट ने ये आइडिया इसलिए लाया है कि ताकि अर्लियर गवर्नमेंट के पास पंचायती राज सिस्टम था लेकिन उसमें टायर्स नहीं थे, पंचायत लेवल पे काम होता था लेकिन सेकंड और थर्ड टायर अवेलेबल नहीं था। अब वही हुआ कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन आई यानी यूनियन टेरिटरी बनी तो सेंटर ने इस रूल को जो है अप्लाई कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में। ये आपको अगर मेरी ये जो पूरी डिस्कशन है अगर अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब आपकी बेसिक नॉलेज के लिए इसी तरह की मैं इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहूँगा।